अयान और सहर हॉस्टल के सामने बैठे बातें कर रहे थे। वे दोनों कॉलेज हॉलीडेज़ के बाद कश्मीर घूमने जाने की बातें कर रहे थे। कश्मीर की वादियाँ होंगी, तुम मेरे साथ होगी सहर। हाँ, हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। कुछ देर तक कोई भी बाहर नहीं निकला। फिर ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला और कार में से एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था। गौर से देखने पर वह अधेड़ उम्र का लग रहा था। बेटा, जरा एक पता पूछना था। जी अंकल, बताइए। हम रास्ता भटक गए हैं। क्या तुम हमें भैरवपुर गांव का रास्ता बता सकते हो? अरे, ये तो मेरा ही गांव है। अच्छा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। हमें रास्ता भी मालूम हो जाएगा और तुम अपने घर भी पहुंच जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। मुझे तो जाना भी घर ही है और फिर आपका भी भला हो जाएगा। ये कहते हुए अयान उन अजनबियों के साथ कार में बैठ गया। सहर, तुम हॉस्टल चली जाओ, मैं तुम्हें पहुंचकर कॉल करता हूँ। सहर कुछ बोल पाती उससे पहले ही अयान ने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। सहर अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी, मगर उसके दिल में बेचैनी हो रही थी। अयान के इस तरह उन अजनबियों के साथ चले जाने से शहर बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद ही वह कार अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। अयान कार के अंदर बैठा था। अयान ने जब कार में बैठे अजनबियों को देखा तो उसके होश उड़ गए। वे 4 लोग थे और उन चारों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अंकल, आप लोग कहाँ से आए हैं और आप सबने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वे चारों खामोश थे। उन्होंने अयान की कोई बात का जवाब नहीं दिया। अयान ने बगल में बैठे आदमी को देखा। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मगर उसकी गर्दन धीरे धीरे अयान की तरफ घूम रही थी। तभी अचानक उस आदमी का चेहरा देखकर अयान सहम गया। वह इंसान नहीं था, उसका चेहरा कंकाल जैसा लग रहा था। अयान के दिल में अब दहशत बैठ गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन निकाला और सहर को सिर्फ एक मैसेज भेजा, मुझे बचा लो सहर। मैसेज सेंड होते ही कार के अंदर की सारी लाइटें बुझ गई और फिर उधर सहर अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसके मन में अजीब सी परेशानी थी। वह अयान के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके फ़ोन में मैसेज की रिंग बजी। एसएमएस रीड करते ही सहर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह अयान का ही मैसेज था। उसने अयान को तुरंत कॉल मिलाई, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सहर बार बार ट्राई कर रही थी, मगर हर बार वही जवाब, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अब सहर का दिल किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। सहर अयान को बचाने उसी रास्ते पर निकल पड़ी जिस रास्ते पर अयान गया था। काफ़ी देर चलने के बाद सहर ऐसी सुनसान जगह पर आ चुकी थी जहां अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सहर बीच रास्ते पर खड़ी थी। उसे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सुनसान सड़क, दोनों तरफ घना जंगल और बीच बीच में जंगल से आती जानवरों की डरावनी आवाज़ें। उसका हर कदम डर के साथ आगे बढ़ रहा था। अयान, कहाँ हो तुम? सहर इतना डर चुकी थी कि अब उसमें एक कदम भी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। सहर बारिश में भीग रही थी, मगर वह डरते डरते
अयान की तलाश में आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। वहाँ रोशनी जल रही थी। वह भागते हुए उसकी ओर दौड़ी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले से ही शहर का इंतज़ार कर रही हो। शहर हाँफते हुए बोली, दादी, दादी, क्या आपने एक लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा है? बूढ़ी औरत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज अमावस्या की रात है बेटा। शहर चुप हो गई। तभी अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आ गए हैं शायद, शहर ने कांपती आवाज़ में पूछा। कौन आ गया है दादी? वही जो तुम्हारे अयान को तुमसे हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहते हैं। शहर दौड़कर बाहर आई। बारिश अभी भी तेज़ थी। सामने का नज़ारा देखकर शहर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। 4 लंबे कद के साए, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, अपने कंधों पर लकड़ी का एक बड़ा सा ताबूत उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मगर अब उनके पैरों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर तुम्हें अपने अयान को बचाना है तो इन्हें कब्रिस्तान पहुंचने से पहले रोकना होगा। अगर ये कब्रिस्तान पहुंच गए तो फिर तुम अपने अयान को बचाने में शायद नाकाम हो जाओ बेटा। शहर की आंखें उस लकड़ी के बक्से पर टिक गई। शहर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अभी तक पता भी नहीं था कि उस लकड़ी के बक्से के अंदर क्या था, लेकिन उसकी हर धड़कन चीख चीख कर कह रही थी, अयान उसी के अंदर है। बूढ़ी औरत शहर को कुछ देते हुए बोली, जब तक ये राख तुम्हारे हाथ में रहेगी ये तुझे देख नहीं पाएंगे, मगर ये राख ज़मीन पर गिर गई तो फिर तू अपने अयान को हमेशा के लिए खो देगी शायद। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके चेहरे देखने की कोशिश मत करना, और जब कोई रास्ता ना बचे तो इस राख को ताबूत पर बिखेर देना। शहर कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही बिजली ज़ोर से कड़की। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। जब दोबारा सामने देखा, ना वहाँ झोंपड़ी थी, ना वह बूढ़ी औरत, मानो वह कभी थी ही नहीं। अब वहाँ सिर्फ सुनसान सड़क थी, तेज बारिश और दूर जाते हुए वे 4 साए। शहर ने गहरी सांस ली। अयान, अयान, मैं आ रही हूँ। और वह अकेले ही उनके पीछे चल पड़ी। करीब 10 मिनट तक वे एक सुनसान रास्ते पर चलते रहे। तभी अचानक ताबूत के अंदर से एक जोरदार आवाज़ आई। शहर वहीं रुक गई। उसने सांस रोक ली। फिर दोबारा। इस बार आवाज़ और ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कोई अंदर से पूरी ताकत लगाकर लकड़ी पीट रहा हो। शहर की आंखों में उम्मीद लौट आई। अयान, वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी ताबूत के अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आई, शहर। शहर के आंसू निकल पड़े। अयान, मैं यहीं हूँ, उसने अनजाने में थोड़ा ऊंचा बोल दिया। और उसी पल चारों नकाबपोश साए रुक गए। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे बारिश की आवाज़ भी गायब हो गई हो। चारों साए बिल्कुल स्थिर खड़े थे। कुछ सेकंड तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर बिना अपना शरीर घुमाए चारों सायों ने एक साथ अपने सर पीछे की तरफ मोड़ लिए। शहर का शरीर पूरा कांप उठा।
सहर जल्दी से एक पेड़ के पीछे जा छिपी। चारों साए कुछ देर तक उसी दिशा में देखते रहे, फिर धीरे धीरे वापस मुड़े और चलने लगे। सहर ने राहत की सांस ली। वह फिर उनके पीछे चल पड़ी। जंगल अब और भी ज्यादा घना हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद सामने का नज़ारा देखकर सहर कांप गई। उसकी सांसें थम सी गई थी। सामने सैकड़ों साल पुराना एक विशाल कब्रिस्तान था। सहर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अमावस्या की रात, चारों तरफ सन्नाटा और कब्रिस्तान। उसका दिल बार बार कह रहा था यहीं से वापस लौट जाओ, लेकिन अयान तो उस ताबूत के अंदर था। सहर इससे पहले उन्हें कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोकती। वे चारों ताबूत को लेकर कब्रिस्तान में अंदर दाखिल हो चुके थे। सहर ने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा और वह उन सायों का पीछा करते करते लगभग उनके पास ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने ताबूत को जमीन पर रखा और किसी के आने का इंतजार करने लगे। दूर खड़ी सहर यह सब देख रही थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अचानक घबराहट में उसके हाथ से थोड़ी सी राख जमीन पर गिर गई। उसी पल पूरे कब्रिस्तान में एक भयानक चीख गूंज उठी। उन चारों सायों की गर्दन घूमने लगी और वे शहर की तरफ बढ़ने लगे। अब वे शहर को देख चुके थे। शहर समझ चुकी थी कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। उसे बूढ़ी औरत की आखिरी बात याद आई, जब कोई रास्ता न बचे तो इस राख को ताबूत पर बिखेर देना। शहर ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से दौड़ती हुई ताबूत तक पहुंच गई। वे शहर को पकड़ने ही वाले थे कि शहर ने अपने हाथ में बची हुई सारी राख उस ताबूत पर बिखेर दी। जैसे ही राख ताबूत पर गिरी, पूरा कब्रिस्तान तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया। उसी रोशनी के बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह इंसान तो नहीं थी। उसने चारों सायों की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस कब्रिस्तान की रखवाली हूँ। मेरे होते हुए तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। उसने अपना हाथ ताबूत पर रखा। अगले ही पल चारों साए दर्द से चीखने लगे। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। सहर उसमें झांक कर देखती है। अयान उस ताबूत के अंदर ही था। सहर अयान को बाहर निकाल लेती है। फिर कब्रिस्तान में एक डरावनी चीख गूंज उठती है। अगले ही पल चारों साए काले धुएं में बदलकर हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। सच्चा प्यार हर अभिशाप से बड़ा होता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी इस रास्ते पर वापस मत आना। इतना कहते ही उस औरत का शरीर भी सफ़ेद रोशनी में बदल गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। सहर अयान का हाथ पकड़कर बिना पीछे मुड़े कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे अब भी बूढ़ी औरत की आखिरी बात याद थी, पीछे मत देखना।